स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। बिहार बीटीएससी ड्रेसर की वैकेंसी के लिए जो सबसे नंबर 1 बैच है वो है सूर्या बैच। इस बैच में आपको इस एग्ज़ाम की कंप्लीट सिलेबस पढ़ाई गई है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल रहा है। इस क्लास में आज राठौर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पे आपको नसबंदी और संक्रमण नियंत्रण से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे कवर कराया जा रहा है। तो आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, रोग फैलाव को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन? तो रोग के फैलाव को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? ऑप्शंस है रोगी को अलग रखना, हाथ धोना, मास्क पहनना, दस्ताने पहनना। तो इसका सही आंसर है हाथ धोना। हैंड वॉशिंग जो है वो रोग फैलाव के रोकने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्टरलाइजेशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन? ऑप्शंस है भाप के द्वारा, अल्कोहल का उपयोग, गैस नसबंदी या फिर रेडिएशन नसबंदी। तो इसका सही आंसर जो है वो है कि जो नसबंदी का यानी कि स्टरलाइजेशन का विधि नहीं है। तो इसका सही आंसर है अल्कोहल का उपयोग। अल्कोहल का जो उपयोग है उससे स्टरलाइजेशन नहीं होता है। स्टरलाइजेशन क्या होता है? तो सारे के सारे जो भी माइक्रोब्स हैं उनको किल करना ही स्टरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यूजिंग अल्कोहल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए एसेप्सिस का उद्देश्य क्या होता है? तो व्हाट इज़ द एम ऑफ एसेप्सिस ड्यूरिंग सर्जरी? तो सर्जरी के दौरान हम जो एसेप्सिस मेंटेन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस है रोगी को साफ रखना, स्टाफ को आराम देना, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को रोकना या उपकरण धोना। तो इसका सही आंसर है कि जो रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं यानी कि जो माइक्रोब्स हमारे शरीर में बीमारियां कर सकती हैं उनकी उपस्थिति को रोकने के लिए हम एसेप्सिस को मेंटेन करते हैं सर्जरी के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी उपकरण भाप पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन डिवाइसेस इज बेस्ड ऑन स्टीम? तो कौन सी ऐसी स्टरलाइजेशन का उपकरण है जो भाप पर आधारित होता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, इथाइलिन ऑक्साइड गैस या फिर अल्ट्रा वायलेंट लाइट। तो इसका सही आंसर है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक मशीन है जो कि भाप यानी स्टीम से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या करती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें क्लीन करने में हेल्प करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई? ऑप्शंस क्या क्या है? प्राइवेट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पेशेंट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या फिर पर्सनल प्रिवेंटिव एसेंशियल्स। तो इसका सही आंसर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है ये पीपीई का सही फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, पीपीई पहनते समय सबसे पहले क्या पहनना चाहिए? तो पीपीई में क्या चीज़ें आती हैं? वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें बीमारियों से बचाती है, हम खुद को जिस चीज़ों से बचा सकते हैं इन्फेक्शन से। तो वो सारी चीज़ें क्या क्या आती है? ग्लव्स, गाउन हो गया, मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गया, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर शू कवर भी आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें क्या करती है? इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या पहनते हैं? तो इसमें हम सबसे पहले गाउन को पहन रहे होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले गाउन को पहनते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ हम पहनते हैं वो होती है मास्क, तीसरे नंबर पे पहनने जाने वाला होता है गॉगल या फेस शील्ड, और चौथे नंबर पे हम जिसे पहन रहे होते हैं वो होते हैं दस्ताने। दस्ताने जो होते हैं वो सबसे लास्ट में पहने जाते हैं और गाउन जो होता है वो सबसे पहले पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीले रंग के थैले में कौन सा अपशिष्ट डाला जाता है? कौन से वेस्ट जो होता है उसे हम येलो यानी पीले कलर के रंग के थैली में डालते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? शीशे और प्लास्टिक, शरीर के अंगों और संक्रमण युक्त वस्तुएं, सूती कपड़े या फिर ब्लेड और सुई। तो बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें अलग अलग तरह के जो डस्टबिन आते हैं उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें डाली जाती हैं। तो येलो कलर का जो डस्टबिन होता है उसमें हम क्या डालते हैं? शरीर के अंग जो बॉडी पार्ट्स है वो, और संक्रमण युक्त वस्तुएं जो इन्फेक्शियस मटेरियल है वो सारे को किस में डाला जाता है? पीले रंग के बैग में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, शार्प अपशिष्ट को किस रंग के कंटेनर में डाला जाता है? जो भी धारदार वेस्ट होते हैं उन्हें हम किस रंग के कंटेनर में डालते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्लू, ब्लैक, येलो, रेड या फिर वाइट। तो इसका सही आंसर है कि
हम जो भी धारदार वस्तुएं आती हैं उन्हें वाइट यानी ट्रांसल्यूसेंट जो बैग आता है उसमें डालते हैं, सफ़ेद रंग के बैग में डालते हैं। संक्रमण नियंत्रण में मेडिकल एसेप्सिस का अर्थ क्या है? तो मेडिकल एसेप्सिस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? सभी सूक्ष्म जीवों की पूर्णतः समाप्ति, रोग फैलाव को सीमित करना, केवल ऑपरेशन थिएटर में स्वच्छता या रोगी को अलग करना। तो इसका सही आंसर है कि मेडिकल एसेप्सिस जो होता है, संक्रमण नियंत्रण में मेडिकल एसेप्सिस का जो अर्थ होता है वो होता है रोग के फैलाव को सीमित करना, उसको एक सर्टेन लेवल पे रोकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि डिसइंफेक्शन कहलाती है? डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है यूवी विकिरण, ऑटोक्लेविंग, इथाइलिन ऑक्साइड या फिर ब्लीच। तो इसका सही आंसर है ब्लीच। डिसइंफेक्शन क्या होता है? तो डिसइंफेक्शन में हम एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सर्जरी के समय दस्ताने पहनना किस प्रकार की रोकथाम है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम, तृतीयक रोकथाम या फिर सार्वभौमिक रोकथाम। तो सर्जरी के समय जो हम ग्लव्स पहन रहे होते हैं वो किस लेवल का प्रिवेंशन यानी रोकथाम होता है? तो वो सबसे प्राथमिक दर का रोकथाम के अंतर्गत आता है ग्लव्स पहनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्टरलाइजेशन के समय प्रयुक्त ताप और प्रयुक्त समय कितना होता है ऑटोक्लेविंग के लिए? तो ऑटोक्लेविंग में मैंने क्या बताया कि स्टीम से यानी भाप से जो है वो चीज़ें जो स्टरलाइज होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो ऑटोक्लेव में स्टरलाइज होते हैं, लेकिन वो कितने हाई टेम्परेचर, कितना डिग्री का हाई टेम्परेचर पे कितने समय के लिए रखा जाता है? ऑप्शंस हैं 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट, 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट या फिर 200 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है कि जो चीज़ें हम जो भी इंस्ट्रूमेंट्स को 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं तब क्या होती हैं कि वो स्टेरलाइज होती हैं ऑटोक्लेव में। PPA को उतारने का DOF का सही कर्म क्या है? तो यानी कि PPE जो है उसको उतारने का सबसे सही ऑर्डर क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है दस्ताने, गाउन, मास्क, दस्ताने फिर गाउन फिर मास्क, मास्क दस्ताने और गाउन, गाउन मास्क दस्ताने या फिर दस्ताने मास्क गाउन। तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर ए, दस्ताने, गाउन, मास्क। सबसे पहले हम क्या उतारते हैं? ग्लव्स को उतारते हैं, फिर गाउन को उतारते हैं, फिर मास्क को उतारते हैं, क्योंकि दस्ताने जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, सबसे ज़्यादा दूषित होते हैं, इसी कारण से हम सबसे पहले दस्तानों को उतार रहे होते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम भारत में पहली बार कब लागू हुए? तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो सबसे पहले भारत में कब लाए गए हैं? ऑप्शन क्या क्या है? 1995, 1998, 2002 या 2011। तो इसका सही आंसर है 1998। 1998 में जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स सबसे पहले भारत में लाए गए। अगला क्वेश्चन है ब्लू कंटेनर में कौन सा अपशिष्ट डाला जाता है? व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन ब्लू कंटेनर? ऑप्शंस क्या क्या हैं? शीशे और दवा की बोतल, बायोप्सी सैंपल, इंसान के ऊतक या फिर संक्रमित पट्टियाँ। तो जो ब्लू कलर का कंटेनर होता है उसमें शीशे और दवा की जो बोतलें होती हैं यानी कि ग्लासवेयर और मेडिसिन के जो वॉयल होते हैं वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो डाली जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है जो भी रिसाइकलिंग योग्य जो भी पदार्थ होते हैं जो रिसाइकल किए जा सकते हैं उन सभी को हम किस में डालते हैं? ब्लू के कंटेनर में डालते हैं। क्लोरीनेटेड ब्लीच का यूज़ क्यों करते हैं? तो क्लोरीन युक्त जो ब्लीच होता है उसका उपयोग क्यों होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? दस्ताने धोने के लिए, फर्श और सतह की सफाई के लिए, उपकरण स्टेरिलाइज करने के लिए या फिर गाउन सुखाने के लिए। जिसका सही आंसर है फर्श और सतह को डिसइंफेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? डिसइंफेक्ट करने के लिए जो है वो क्लोरीनेटेड युक्त जो ब्लीच होता है उसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण नियंत्रण के लिए कौन सी हवा की व्यवस्था होती है? तो OT में यानी ऑपरेशन थिएटर में कौन सा एयर सिस्टम यानी कि हवा की व्यवस्था होती है जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सके? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पॉजिटिव प्रेशर एयर, नेगेटिव प्रेशर एयर, क्रॉस वेंटिलेशन या फिर नो एयर सर्कुलेशन। तो इसका सही आंसर है पॉजिटिव प्रेशर एयर। पॉजिटिव प्रेशर एयर सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि बाहरी दूषित हवा ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश ना कर सके।
अगला क्वेश्चन है, एक नर्स के उपयोग की गई सुई गलती से हाथ में चुभा ली, इस सबसे पहले कदम क्या होना चाहिए। एक नर्स जो है वो अगर सबसे पहले वो अगर गलती से जो सुई है उसे यूज़ किया हुआ जो सुई है उसे अपनी अंगुली में यानी हाथ में चुभा ली, तो हमें सबसे पहले कदम क्या उठाना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं। डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए, हाथ धोना और बहता पानी चलाना चाहिए, ब्लड टेस्ट करना चाहिए या स्पिरिट लगाना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम जो है वो है चोट लगे स्थान को साफ़ पानी से धोना चाहिए और क्या करना चाहिए, रक्त को बहने देना चाहिए ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीपीई पुनः उपयोग योग्य नहीं है। तो ऐसा कौन सा इन सभी में से पीपीई है जिसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शंस क्या क्या हैं। फेस शील्ड, सर्जिकल मास्क, गॉगल्स या फिर गाउन। तो इसका सही आंसर है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क जो होता है उसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ये सिंगल यूज़ होता है। ये क्या होता है, सिंगल यूज़ होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो होते हैं उसे दोबारा यूज़ करने से ये सैनिटाइज नहीं किए जाते हैं और इसका दोबारा यूज़ करने से क्या होता है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए सबसे प्रभावी नसबंदी विधि कौन सी है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे अच्छा विधि कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या है, वॉशिंग, कूलिंग, बॉयलिंग या फिर ऑटोक्लेविंग। तो ये हम सभी को पता है कि ऑटोक्लेविंग जो है वो स्टेरिलाइजेशन का सबसे बेस्ट विधि है। अगला क्वेश्चन है, रीड निडल इंजरी रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है। तो निडल स्टिक की इंजरी से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन है, सुई को कचरे में फेंकना, सुई को टोपी लगाकर वापस रखना या फिर सुई को तुरंत शार्प कंटेनर में डालना या फिर सुई को सैनिटाइज करना। तो इसका सही आंसर है कि सुई यानी निडल का यूज़ होने के बाद उसे तुरंत शार्प कंटेनर में डालना। इससे क्या होता है, सुई का इस्तेमाल की गई सुई को कठोर शार्प कंटेनर में डालना चाहिए, टोपी लगाकर रीकैपिंग करके। क्यों, ताकि इससे खतरनाक निषेध किया गया जो भी ये खतरनाक इसका रिजल्ट्स हो सकते हैं उनसे बचा जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज़ एयरबॉर्न। ऐसा कौन सा बीमारी है, कौन सा संक्रमण है जो एयरबॉर्न यानी कि हवा के कारण होती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस या फिर HIV। तो इसका सही आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को हम TB भी कहते हैं। ये क्या है, एक लंग्स में हो रही बीमारी है। तो ये लंग्स जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड होता है, इसलिए ये एयरबॉर्न हवा से फैल रहा होता है। रक्त में दूषित पट्टियों को किस रंग के बैग में फेंका जाता है। तो जो भी रक्त यानी ब्लड के कारण जो भी पट्टियाँ गंदी हो गई है उसे हम किस कलर के बैग में डिस्पोज करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, लाल, ब्लू, येलो या फिर ब्लैक। तो इसका सही आंसर है कि जो भी रक्त के से ख़राब हुई ड्रेसिंग जो होती है उसे हम हमेशा पीले रंग के कंटेनर में डाल रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भी रक्त लगी पट्टियाँ, गंदे गौज, ये सारी चीज़ों को पीले रंग के कंटेनर में डालते हैं। निम्न में से कौन सी सतह की सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा ऐसा है जो सुटेबल नहीं है किसी भी सतह को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ऑप्शन क्या क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, एल्कोहल, फॉर्मेलिन गैस या फिर साबुन या पानी। तो इसका सही आंसर है फॉर्मेलिन गैस। फॉर्मेलिन गैस जो होता है उसका उपयोग मुख्यतः फ्यूमिगेशन के लिए होता है, ना कि सामान्य सतह की सफाई के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब कोई PPE फट जाए या दूषित हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, हाथ से धोया जाए, पुनः उपयोग किया जाए, त्याग कर नया PPE पहना जाए या फिर सैनिटाइज़र से साफ़ किया जाए। तो इसका सही आंसर है कि उसे तुरंत बदलकर हमें नया PPE पहनना चाहिए, क्योंकि PPE स्टेरिलाइज होना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन को फैलने से रोक सके। ऑपरेशन से पूर्व रोगी की त्वचा कीटाणु रहित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो ऑपरेशन से पहले रोगी की जो त्वचा है उसे कीटाणु रहित करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग। ऑप्शंस हैं, ब्लीच, ग्लूटाराइडिहाइड या फिर स्पिरिट, अल्कोहल या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका सही आंसर है स्पिरिट या अल्कोहल। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंजेक्शन वगैरह देने के लिए भी स्पिरिट को कॉटन में लगा करके यानी रुई में लगा करके यूज़ किया जाता है स्किन को साफ़ करने के लिए इंजेक्शन की साइट। तो उसी तरह से जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन से पूर्व भी रोगी की त्वचा को जो है स्पिरिट से साफ़ किया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान का सिद्धांत क्या है। तो जो भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी बायोमेडिकल वेस्ट है उसके निपटान का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, सभी अपशिष्टों को जलाना, सभी अपशिष्ट एक ही साथ पर फेंकना, पृथक्करण और वर्गीकरण या फिर छिपा कर निपटाना। तो इसका जो है सही आंसर है कि सेग्रीगेशन
पृथक्करण और वर्गीकरण, सेग्रीगेशन और कैटेगराइजेशन। इससे क्या होता है, अगर हम पृथक्करण और वर्गीकरण करते हैं तो इससे जो भी इन्फेक्शन वाले हैं, इन्फेक्शियस चीज़ें हैं, जो भी इन्फेक्शन कर रही चीज़ें हैं, इन्फेक्शियस मटेरियल हैं, उसे और नॉन इन्फेक्शियस को, दोनों को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है और दोनों को अलग अलग तरह से निपटा जा सकता है। ठीक है, जो नॉन इन्फेक्शियस है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे रिसाइकल यानी कि पुनः यूज़ के लिए, साफ ऑफ करके पुनः यूज़ के लिए कंपनीज़ में भेज सकते हैं, और जो इन्फेक्शियस है उसे जला करके या फिर डिस्पोज कर दिया जा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन और वर्गीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग स्टाफ को टीकाकरण के रूप में अनिवार्य रूप से कौन सा टीका लगा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी या फिर मलेरिया। तो इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो रक्त जनित रोग है जो स्वास्थ्य कर्मियों को रोगी के खून के संक्रमण दे सकता है। इससे बचने हेतु वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैमिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर। फ्लैमिंग विधि जो है उसे हम किसके लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, स्टेथोस्कोप की सफाई के लिए, सिरिंज को जलाने के लिए, लूप को स्टेरिलाइज करने के लिए या फिर पीपीई की सफाई के लिए। तो इसका सही आंसर है लूप को स्टेरिलाइज करने के लिए जो है वो हम फ्लैमिंग विधि को यूज़ करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में धातु के लूप को फ्लेम पे गर्म करके स्टेरिलाइज किया जाता है, इससे क्या कहते हैं, फ्लैमिंग विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीपी पहनने का सही कर्म क्या है। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि पीपी पहनने का सही कर्म क्या है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शंस है, पहले दस्ताने, फिर गाउन, फिर मास्क, फिर गॉगल्स, या फिर गाउन मास्क गॉगल्स दस्ताने, या फिर मास्क गॉगल्स गाउन दस्ताने, या फिर गाउन गॉगल्स दस्ताने मास्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाउन सबसे पहले पहनते हैं, फिर मास्क, फिर गॉगल्स, फिर दस्ताने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रबर कैथेटर को स्टेरिलाइज करने का सबसे उपयुक्त विधि क्या है। तो रबर कैथेटर जो होते हैं उन्हें स्टेरिलाइज करने की विधि क्या होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, रसायन द्वारा नसबंदी या फिर फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग से हम क्या कर सकते हैं, रबर कैथेटर को निम्नयुक्त गर्मी में ऑटोक्लेविंग में स्टेरिलाइज किया जाता है, क्योंकि उसे ड्राई हीट से नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए उसे हम ऑटोक्लेविंग द्वारा साफ़ करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट को लैंडफिल में फेंकना तब ही उचित है जब, अब जैसा कि हमने बायोमेडिकल वेस्ट जो आए उन्हें इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दो अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया। तो अब कौन से ऐसे वेस्ट हैं बायोमेडिकल वेस्ट जिन्हें हम लैंडफिलिंग में भेज सकते हैं, कब भेज सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है, वह संक्रमित हो, रिसाइक्लेबल हो, या फिर प्लास्टिक हो, या फिर टिश्यू हो। तो इसका सही आंसर है कि वो रिसाइक्लेबल हो। अगर उनका रिसाइकल हो सकता है तभी हमें उन्हें लैंडफिल में यानी कि ज़मीन के अंदर दफनाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता में सबसे महत्वपूर्ण आदत क्या है। तो हमें अपनी जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, पर्सनल हाइजीन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आदत क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, रोज़ स्नान करना, दिन में 2 बार ब्रश करना, बार बार हाथ धोना, या फिर नाखून काटना। तो इसका सही आंसर है बार बार हाथ धोना जो है वो हमारे पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, 70% अल्कोहल का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, नसबंदी के लिए, त्वचा कीटाणु रहित करने के लिए, पीपीई धोने के लिए, या फिर उपकरण सुखाने के लिए। तो इसका सही आंसर है त्वचा कीटाणु रहित करने के लिए। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि स्पिरिट और अल्कोहल का यूज़ जो है वो त्वचा से को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के अनुसार रेड बैग का प्रयोग क्यों होता है। तो BMW यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट जो भी हैं उनके नियमों के अनुसार रेड बैग का यूज़ क्यों होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन है टिश्यू और शरीर के भाग के लिए, शीशे की बोतलों के लिए, रिसाइकलेबल प्लास्टिक जैसे IV सेट के लिए, संक्रमित गॉज के लिए। तो इसका सही आंसर है रिसाइकलेबल प्लास्टिक जैसे IV सेट के लिए जो है वो क्या होता है, रेड बैग अवेलेबल होता है। रेड बैग में क्या क्या, प्लास्टिक सामग्री जो कि रिसाइकलेबल होता है, जैसे IV ट्यूब हो गया, यूरिन बैग हो गया, ये सारी चीज़ों को जो संक्रमण युक्त होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, रेड बैग में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक रोगी को साफ सुथरे तरीके से स्पंज बाथ देना हो तो इसे क्या कहा जाएगा। अगर हमें स्पंज बाथ एक पेशेंट को देना हो तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन क्या क्या है, सर्जिकल एसेप्सिस, मेडिकल एसेप्सिस, डिसइंफेक्शन, या फिर नसबंदी। तो इसका सही आंसर है मेडिकल एसेप्सिस। इसे हम क्या कहेंगे, मेडिकल एसेप्सिस, क्योंकि मरीज़ को साफ़ करना और संक्रमण से रोकने का तरीका जो है वो मेडिकल एसेप्सिस के अंतर्गत आता है। शार्प वस्तुओं को निपटाने के लिए कौन सा कंटेनर होना चाहिए। तो कौन से कंटेनर में हम शार्प
शार्प यानी नोकीली वस्तुओं को फेंकेंगे। ऑप्शन क्या क्या है? कागज़ का डब्बा, सॉफ्ट प्लास्टिक बैग, हार्ड प्लास्टिक कंटेनर या फिर प्लास्टिक की थैली। तो इसका सही आंसर है हार्ड प्लास्टिक कंटेनर में हम जो भी शार्प वस्तुएं हैं यानी नोकीली वस्तुएं हैं उन्हें डालेंगे ताकि इससे किसी को चोट ना पहुँचे। अगला क्वेश्चन है, जब पीपी पहनने के दौरान खुजली हो तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? ऑप्शंस है तुरंत पीपी उतार दे, खुजली कर ले, पीपी पहनकर कार्य जारी रखें या फिर वरिष्ठ को सूचित करें और सुरक्षित रूप से पीपी हटाएं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि वरिष्ठ को सूचित करें और सुरक्षित रूप से क्या करें? पीपी को हटाएं। बिना सुरक्षित रूप से पीपी को हटाना गलत है। अगला क्वेश्चन है, एसेप्सिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेप्सिस? ऑप्शन क्या क्या है? दवा देना, कीटाणु फैलाना, संक्रमण रोकना या फिर अपशिष्ट निपटान। तो इसका सही आंसर है संक्रमण रोकना। एसेप्सिस का उद्देश्य किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को शरीर या चिकित्सा क्षेत्र से दूर रखना है ताकि संक्रमण ना फैले। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया स्टेरिलाइजेशन की नहीं है? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो स्टेरिलाइजेशन के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑटोक्लेविंग, धूप में सुखाना, ड्राई हीट या फिर केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो इसका सही आंसर है धूप में सुखाना। धूप में सुखाने से क्या होती है? स्टेरिलाइजेशन नहीं होती, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो पूरी तरह से नहीं हटते। निम्न में से कौन सा पीपीई सबसे पहले उतारना चाहिए? तो कौन सा पीपीई का इक्विपमेंट है जिसे हम सबसे पहले हटाते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? मास्क, दस्ताने, गॉगल्स या गाउन। तो इसका सही आंसर है दस्ताने। दस्ताने जो है वो ऐसे पीपीई इक्विपमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं और जिसे हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हटाना होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्पतालों में संक्रमण का सबसे सामान्य स्रोत कौन सा होता है? तो सबसे सामान्य स्रोत अस्पतालों में संक्रमण का कौन सा होता है? ऑप्शन है रोगी की आंखें, दूषित हाथ, दवाइयाँ या फिर नर्सिंग टेबल। तो इसका सही आंसर है दूषित हाथों से जो है वो सबसे ज़्यादा संक्रमण अस्पतालों में फैलने का खतरा होता है। नर्स को पीपीई कब पहनना चाहिए? ऑप्शन है केवल ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर कहे, जब रक्त या शारीरिक तरल के संपर्क की संभावना हो या फिर हर समय। तो इसका सही आंसर है कि जब रक्त या शारीरिक तरल के संपर्क में आने की संभावना हो तब नर्स को पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए। किस रंग की थैली में शीशे और कांच की वेस्ट वस्तुएं डाली जाती हैं? ये हमने ऊपर ही देखा था कि इन्हें हम कहाँ डालते हैं, तो नीला रंग का यानी कि ब्लू कलर का जो बैग होता है उसमें हम जो भी चीज़ें, जो भी शीशे की चीज़ें होती हैं उन्हें डालते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण सबसे अधिक बार डिसइंफेक्टेंट किया जाता है? नसबंद नहीं। तो ऐसा कौन सा चीज़ें हैं जिसे हम ज़्यादातर डिसइंफेक्टेंट ही कर रहे होते हैं, स्टेरिलाइज नहीं करते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? सर्जिकल चाकू या फिर कैथेटर या फिर स्टेथोस्कोप या फिर सिरिंज। तो इसका सही आंसर है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को ज़्यादातर डिसइंफेक्टेंट ही किया जाता है ताकि इसे बाद में यूज़ किया जा सके और इसे स्टेरिलाइज करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया में हाथ धोने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? ऑप्शन है मरीज़ से बात करने से पहले, मरीज़ को छूने से पहले और बाद में, अस्पताल में प्रवेश करते समय या फिर चाय ब्रेक से पहले। तो इसका सही आंसर है कि मरीज़ को छूने से पहले और छूने के बाद क्या करना चाहिए? अपने हाथों को धोना चाहिए, जिससे संक्रमण और बीमारी फैलने की खतरा नहीं रह जाती। निम्न में से कौन सा कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट है लेकिन स्टेरिलाइजिंग एजेंट नहीं? तो ऐसा कौन सा है जो डिसइंफेक्टेंट तो है लेकिन स्टेरिलाइज नहीं कर सकता? ऑप्शन क्या क्या है? अल्कोहल, ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट या फिर गैस स्टेरिलाइजेशन। तो इसका सही आंसर है अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यानी कि संक्रमण, सतही संक्रमण, जो सरफेस पे संक्रमण है उसे मिटाने के लिए सक्षम ज़रूर है लेकिन इससे नसबंदी यानी स्टेरिलाइजेशन नहीं की जा सकती। ये सिर्फ एक डिसइंफेक्टेंट की तरह ही काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, पीपी उतारने का अंतिम चरण क्या होता है? ऑप्शंस हैं दस्ताने निकालना, गाउन उतारना, मास्क उतारना या हाथ धोना। तो इसका सही आंसर है कि पीपी निकालने का सबसे अंतिम चरण जो होता है वो हाथ धोना होता है। आज के हमारे क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको इस क्लास में कवर करा दिए गए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।